हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक केमिस्ट्री। तो पहले के जो लेक्चर्स थे उनमें हम आपके फ़िज़िकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। मतलब क्या है, एक सेक्शन हो चुका है, उसका हाफ ऑफ सिलेबस आपका हो चुका है, तो उसको वहीं थोड़े से टाइम के लिए ड्रॉप करते हैं। अब जो हम करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडर्न की बुक से। तो इसमें आपका सेक्शन किस तरह से डिवाइड है ये दिखाती हूँ एक। ये देखो, वैसे तो सेक्शन ए में आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आता है, जो कि सेक्शन ए में कंप्लीट होता है। और सेक्शन बी में आता है आपका अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड सेकंड वन इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो पहले हम सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ इन चीज़ों के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि कई बच्चों को ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। So we will make it easier for you by choosing this chapter, amino acids, peptide and proteins. तो एक बार मैं ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। क्लासिफिकेशन करनी है अमीनो एसिड्स की, एसिड बेस बिहेवियर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो जहाँ तक है ये वाला जो इतना पोर्शन है आपका, ये मैं आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाऊँगी। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे कि आपको नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि आपका अमीनो एसिड एंड एक आपका एसिडिक ग्रुप लगा हो, कंटेन्स बोथ ऑफ दैम, सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। तो जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जो मेनली कंसर्न्ड होंगे वो किसके लिए होंगे, अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। तो इन एसिड्स में, इन दीज एसिड्स, जो आपका अमाइनो ग्रुप है, NH2 वाला जो ग्रुप है, वो अटैच होगा किसी भी कार्बन से बट अदर देन दैट ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। बस आपका इस वाले के साथ नहीं अटैच होगा, अदर देन एनी कार्बन, कार्बोक्सिलिक को छोड़कर। इफ़ जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो बॉन्डेड हो टू द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोक्साइल ग्रुप, तो उस तरह के एसिड को हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये आपका एडजेसेंट ना होकर किसी और पोजीशन पे लगता है, अदर सक्सेसिव पोजीशंस पे लगता है आपका NH2 along with the carbon chain with respect to the COOH group are denoted by अल्फ़ा, गामा एंड एट्सेट्रा। आगे जैसे जैसे उसकी पोजीशनिंग होती रहेगी सक्सेसिव। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपका बना रखा है, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका अल्फ़ा अमाइनो एसिड। ये आपका स्ट्रक्चर है अल्फ़ा, कार्बन जो यहाँ पर है ये वाला है, इसके साथ आपका NH2 लगा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन पे आपका COH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जो ये वाला है आपका, ये क्या है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड। जैसे जैसे इसकी पोजीशनिंग अदर कार्बन्स पे जाती रहेगी, एक और C जुड़ा हो, उसके पास अगर ये जुड़ा हो तो बीटा, देन गामा एंड सो ऑन। तो इसमें जो R है आपका वो क्या है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। तो आपका जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है एक प्रोटीन की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में। तो जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम एक तरीके से रेफ़र करते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो आपके कंपाउंड होते हैं ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में, एंड दे आर नीडेड फॉर वाइटल प्रोसेसेस लाइक द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन। और बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन तो हो गया आपका, बता चुकी हूँ मैं। तो और ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स करता है और न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो ये आगे आपके नोमेनक्लेचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स दे रखा है। तो इसमें आपका क्या होता है, वैसे तो ये आपके IUPAC नेम से भी हम बोल सकते हैं, बट जनरली जो हम रेफ़र करते हैं वो कॉमन नेम से करते हैं आपके अमीनो एसिड्स को।
जैसे कि मैं बात करूं इस पहले मॉलिक्यूल की, तो इसका नाम क्या होगा आपका, वही आपको वैसे पता है कि किस तरह से नंबरिंग करते हैं, किस तरह से किसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, किसको बाद में देते हैं, किसके लिए ईन आता है, आइन आता है, कौन से एसिड के लिए आपका क्या लिखा जाता है, सब चीज़ें आपको 11th 12th क्लासेस में सिखाई जाती है। तो ये क्या है, सेकेंड पोजिशन पर आपका आएगा, वो क्या आएगा, एंड क्या आएगा आपका, ये क्या है आपका एसिड है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है जिसके लिए ओइक आता है आपका। तो ये क्या बन गया आपका 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो ग्लाइसिन, और अगर एब्रिवेशन छोटा करके बोलूँ बिल्कुल तो ग्लाइ। इसी के साथ आपका अगर इसी कार्बन पर एक और मैं कार्बन जोड़ दूँ, मतलब चेन को लेंथन कर दूँ मैं अगर, तो आपका क्या आएगा नाम, पोजीशन अमाइन ग्रुप की 2 अमाइनो, चेन कितने की है, 3 की, प्रोपेनोइक एसिड। और इसको एलेनाइन भी बोलते हैं, एज इन कॉमन नेम, एब्रिवेशन इज एला। नेक्स्ट इज़, ये आप खुद कर सकते हो, इसका कॉमन नेम और एब्रिवेशन दे रखा है, इसकी नेमिंग आप खुद कर लेना। तो नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। तो इसमें जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर होता है अल्फ़ा अमीनो एसिड का, इसमें क्या कंटेन करता है, एक अमीनो एसिड ग्रुप होता है आपका, अमीनो ग्रुप होता है आपका, और एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है आपका। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एन स्ट्रक्चर फॉर्म। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इसमें एक साइड तो क्या लगा हुआ है, एसिड, और दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और इंटरेक्ट भी करते हैं दूसरे के साथ, जो कि इसे क्या बनाता है, एक डाई और इंटरनल सॉल्ट। यहाँ पर ये एक आयन की फॉर्म में लिखा गया है। तो कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो कि इस आयनिक स्ट्रक्चर को फेवर करते हैं एक डाइपोलर आयन कहने के लिए, तो उसके आपके एविडेंस हैं। वैसे यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो आपके अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जैसे नॉर्मली फ्रीली आपका बिहेव करते हैं, ये उस तरह से इस वाले आपके स्ट्रक्चर में बिहेव नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 हो गए हैं, तो दोनों तरीके से ये बिहेव करेंगे। सो फर्स्ट इज़, अनलाइक अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या है, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और जो कि मेल्ट होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर। एक तरीके से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है अमीनो एसिड्स का, इसका रीज़न ये है कि इसमें लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, और वो किससे राइज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से, क्योंकि इनके पास क्या है, चार्ज है, ये आयन्स हैं, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि किस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, डाइपोलर आयन्स के करेक्टर को शो करती हैं। एंड एज लाइक डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर्स, जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो प्रैक्टिकली आपके इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से, जैसे कि ईथर, बेंजीन, बट ये सॉल्युबल होंगे किस में, पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि वाटर। और जो इनके एक्वस सॉल्यूशन बनाए जाएंगे अमीनो एसिड्स के, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, जैसे कि उसका जो सॉल्यूशन है, उसके जो सब्सटेंस हैं, उनके पास क्या है, हाई डाइपोल मोमेंट्स हैं। एक और आपका फेवर डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर को किस तरह से जताता है कि इसमें क्या होता है, बहुत लो एसिडिटी एंड बेसिसिटी कांस्टेंट होते हैं आपके, दे हैव वेरी लो एसिडिटी एंड बेसिसिटी कांस्टेंट। और जो इनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ हैं वो शो ही नहीं करते हैं किसके, NH2 और COOH की जो प्रेजेंस है, मतलब जिन बैंड से आपका अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरीके से शो करते हैं, वो उसमें बैंड प्रेजेंट ही नहीं होते हैं अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन सारे रीजंस की वजह से ये फेवर में किसके हैं, डाइपोलर आयनिक्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स।
तो इसमें जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो ब्रॉडली किसके ऊपर बेस्ड है, ब्रॉडली क्लासिफाइड है किसमें, अल्फ़ा बीटा और गामा पोजीशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अमाइन ग्रुप ऑन द कार्बन चेन विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, वैसे तो हम ये पहले कर चुके हैं, बस नॉर्मली अब दोबारा से एक बार बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक तरीके से एक इसका कार्बन है और एक कार्बोक्सिलिक का कार्बन है। तो आपका जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, अमीन ग्रुप आपका सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसको किस तरह से नाम देंगे, 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड और अल्फ़ा अमीनो एसिटिक एसिड। इसी तरह से 3 पोजीशन पे, इसी तरह से 4 पोजीशन पे। तो जो आपके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जिनको मतलब एक तरीके से जो कि नेचुरली अकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं अमीनो एसिड्स के नंबर। तो बट जो आपके क्या है 20 हैं, 20 की अगर मैं आपकी ले लूँ एक तरीके से चेन ले लूँ इनकी, तो उनकी क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसमें, प्रोटीन्स में, क्योंकि प्रोटीन में एक तरीके से 20 नंबर्स ऑफ आपके अमीनो एसिड्स, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी चेन में। बट आपका क्या होता है, 1 कंटेन अ प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, बस एक ही के पास प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है एंड हैव द जनरल स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। अगर ये मतलब एक तरीके से रिंग स्ट्रक्चर बना दे तो वो इस तरह से बना सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड्स तो ये आपकी किन किन कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी आती है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल वाले कौन से होते हैं अमीनो एसिड्स, मतलब एक तरीके से अगर सिर्फ टर्म एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बात करें तो अगर एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की मैं बात करूं तो जो प्रोटीन्स, जो अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं उनको हम एसेंशियल बोलते हैं, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी हमें बाहर से इनटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जो एसेंशियल वाले होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी, और ये हमें डाइट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो the acids which can be synthesized in our bodies and may not be present in the diet as much तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो सेकंड कैटेगरी जो आती है या फिर सेकंड क्लासिफिकेशंस जो आती है अमाइनो एसिड्स की वो किस में आती है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो अगर मैं बात करूँ सिंपली आपके न्यूट्रल टर्म की बात करती हूँ मैं, तो न्यूट्रल कौन सी टर्म होती है आपकी, जिसमें ना तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती ना ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, दोनों की दोनों प्रेजेंट होती है इक्वल क्वांटिटी में, या फिर ना ही प्रेजेंट हो तो वो चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल होती है। या तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें या फिर वो चीज़ उसमें प्रेजेंट ही ना हो, तो वो एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो इसके यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एलेनाइन का स्ट्रक्चर है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। अनदर वन सेरीन। तो अगर मैं बात करूं एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स की, तो आपका ये किस तरह से होता है। अब एसिडिक में क्या चीज़ ज़्यादा होगी, अब एसिडिक नाम दिया गया है अमाइनो एसिड्स का तो ऑब्वियसली एसिड ही ज़्यादा होंगे। अगर बेसिक नाम दिया गया है तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, बेस ज़्यादा होगा। वही सेम चीज़ है, देखो आपका बेस तो एक है और एसिड 2 है, एसिड 1 बेस। और बेसिक अमाइनो एसिड्स में ऐसे एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप होगा आपका, ये रहा 2 आपके बेसिक ग्रुप्स, एक एसिडिक ग्रुप एंड 2 ऑफ बेसिक ग्रुप्स। तो ये वाला लाइसिन का स्ट्रक्चर है एंड दिस वन इज हिस्टाडाइन। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है अमाइनो एसिड्स की, वो आपकी किसके अकॉर्डिंग होती है क्लासिफिकेशन, टू द नेचर ऑफ साइड चेन।
तो अगर इस तरह के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये वाली आगे फर्दर आपके क्लासिफाइड होती है 4 कैटेगरीज में। तो 4 कैटेगरीज में सबसे पहली नंबर 1 आपकी आती है अमाइनो एसिड्स हैविंग नॉन पोलर साइड चेन, यानी आपके वो पोलर साइड्स ना हो। ये देखो, ये रहा एग्जांपल, ये जो साइड चेन है आपकी, ये तो आपके ग्रुप लगे हुए हैं ना, अमाइन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी, बट जो आपका इस साइड जो लगेगा, जो साइड चेन है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, नॉन पोलर साइड चेन होनी चाहिए। तो ये नॉन पोलर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सेम हियर, ये आपका क्या है, नॉन पोलर साइड्स हैं। नेक्स्ट आपकी आती है अमाइनो एसिड्स हैविंग पोलर बट अनआयोनाइज्ड साइड चेन्स। अब जैसे कि मैं इस कंपाउंड की बात करती हूँ, ये तो आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया, बट अगर इस कंपाउंड की, इस साइड चेन की मैं बात करती हूँ जो लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये पोलर तो है बट क्या है, अनआयोनाइज्ड है, इसका चार्ज सेपरेटेड नहीं है, ये आयोनाइज्ड नहीं है बट पोलर है। ऐसे ही सेम एसिड, बेस और जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, अनआयोनाइज्ड साइड चेन बट हैविंग पोलर कैरेक्टर। नेक्स्ट आपकी कैटेगराइजेशन आती है, वो किस तरह से आती है, जो आपकी साइड चेन हो वो कैसी हो, एसिडिक हो, तो वही आपका एसिड, बेस एंड जो आपकी साइड चेन है वो क्या होनी चाहिए, एसिडिक साइड चेन होनी चाहिए। सेम दिस वन एग्जाम्पल। नाउ गेस वन, व्हाट इज योर फोर्थ कैटेगरी? आई एज्यूम यू नो वेरी वेल। अमाइनो एसिड्स हैविंग बेसिक साइड चेन्स, यानी जो साइड चेन है यहाँ पर अब क्या हो गया, एसिडिक हो चुकी है, आपकी पोलर बट अनआयोनाइज्ड हो चुकी है, नॉन पोलर हो चुकी है, तो अब एक ही कैटेगरी रहती है एंड दैट इज बेसिक साइड चेन। तो ये है आपका बेस, ये है आपका एसिड एंड साइड चेन विच हैज़ basic side, acid, base and that side chain has basic character. So proteins की classification on the basis of amino acids वो आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब जो आगे आती है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो वैसे हम एसिड बेस बिहेवियर अमीनो एसिड का पढ़ चुके हैं, बट एक अलग सा टॉपिक दिया है आपको, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इट हैज़ ऑलरेडी बिन स्टडीड that in a dry solid state amino acid exist as dipolar ions or Zwitter ions having the structure this one। तो आपके जो Zwitter ions होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, जो कि आप मुझे एक्सप्लेन करोगे बिलो कमेंट्स। तो ये जो आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है स्ट्रक्चर, ये वाला आपका अमाइनो एसिड्स का, सो दे कैन रिएक्ट आइदर एज एसिड, एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट इनका जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, के होगा आपका, वो क्या होगा, वेरी लो होगा। अगर मैं बेस की बात करूँ, अगर बेस रिएक्ट करे एसिड, यहाँ पे तो एसिड की बात हुई थी, अगर यहाँ पर आगे मैं बात करूँ फर्दर, अगर बेस की मैं बात करूँ, तो ये भी क्या होगा, इसकी भी वेरी लो वैल्यू होगी के बी की। तो एक्सेप्शनली लो वैल्यूज ऑफ के ए एंड के बी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर क्वाइट कंसिस्टेंट विद द Zwitter आयनिक स्ट्रक्चर। तो एक तरीके से क्या है, एज अ प्रोटॉन डोनर भी एक्ट करता है और एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर भी एक्ट करता है। अगर प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा तो एसिडिक सेंटर होगा, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह होगा तो इसका सेंटर बेसिक होगा। तो यहाँ से अगर मुझे के ए अगर आपका डिफ़ाइन करना हो तो किस तरह से करेंगे, हमने एक अमीनो एसिड ले लिया आपका, तो इस अमीनो एसिड में हमने क्या डाल दिया है, आपका H2O वाटर डाल दिया गया है, इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन आपकी। तो ये किस तरह से चेंज होगी, आपका यहाँ पर क्या आएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और इसमें आपका क्या चेंज आएगा, जो यहाँ वाला एक H है ये आपका वाटर पर जाकर
लग जाएगा, H3O पॉजिटिव बना देगा। तो उसके बाद आपका यहाँ से ये क्या होगा, NH2 बच जाएगा आपका। अब आपको पता है कि किस तरह से लिखते हैं आपका, यहाँ पर आपका Ka इज इक्वल टू, ऊपर क्या आते हैं आपके प्रोडक्ट, बाय में आपके रिएक्टेंट आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, H3O पॉजिटिव एंड आपके दिस टर्म, और बाय में आपकी क्या आएगी, रिएक्टेंट वाली टर्म ये वाली। ठीक है, यहाँ हम वाटर नहीं लेकर चल रहे हैं क्योंकि एज लाइक वाटर आपका इक्वल टू मतलब 1 ही माना जाता है, तो वाटर को नहीं लिख रहे हैं, वाटर का नहीं लिखा जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं Kb की बात करूँ तो Kb किस तरह से रेफ़र होगा, ये तो आपका था एसिडिक मीडियम में अगर काम करता है, तो अगर बेसिक मीडियम में अगर काम करे तो ये किस तरह से करेगा, फिर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा आपका, और इसको क्या बना देगा, यहाँ पर COOH बना देगा, और क्या रह जाएगा आपका, OH नेगेटिव रह जाएगा। इसका भी इसी तरह से Kb आप लिख सकते हो। Kb किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं एक एक्वस सॉल्यूशन का प्रोडक्ट ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ एन एसिड और बेसिसिटी कांस्टेंट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस अगर मैं निकालूँ तो वो किसके इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली इतने के इक्वल होगा। ये आपके प्रोडक्ट कर दिया दोनों कांस्टेंट का, एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट का, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, या फिर मैं एक तरीके से कह लूँ इफेक्ट ऑफ pH। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं एक सॉल्यूशन ले लूँ अमाइनो एसिड का, जो कि हमने क्या बनाया है, अल्कलाइन बनाया है, किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। उसमें हम क्या डाल सकते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है आपका, मान लो यहाँ पर आपका ये अमीनो एसिड ले लिया गया है, इसमें हमने अल्कलाइन बेस एक तरीके से डाल दिया है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इसमें बेस कौन सा होगा, ये वाला। तो जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अमोनियम आयन से, यानी कि वीकर बेस से। तो ये किस तरह से होगी, इक्विलिब्रियम में होगी रिएक्शन, वैसे तो मतलब चेंज होते रहेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ से NH3 पॉजिटिव से आपका एक यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया आपका। सिमिलरली आपका अगर मैं सॉल्यूशन एसिडिक बना दूँ, ये तो हमने बेसिक बनाया था, अगर मैं एसिडिक बना दूँ तब इसका किस तरह से इफ़ेक्ट होगा आपका। तो ये आपका अमाइनो एसिड है, हमने इसमें H3O पॉजिटिव आपका डाल दिया है, तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका ये वाला है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा आयन को छोड़कर। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर इसमें भी स्ट्रॉन्गर जो है आपका एसिड वो तो यही है, और ये रिलीज़ कर देगा प्रोटॉन कार्बोक्सिलाइड आयन को एंड डिस्प्लेसेस द वीकर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से हमें एक बार और ये चीज़ पता लगती है, जो आपका अमोनियम कटायन है NH3 पॉजिटिव है, ये आपका कार्बोक्साइल ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक साइट प्रोड्यूस करता है, या फिर एज अ एसिडिक साइट एक्ट करता है और डोनेट करता है प्रोटॉन इन बेस सॉल्यूशन। सिमिलरली आपका जो कार्बोक्सिलेट अनायन है COO नेगेटिव है रेदर देन अमाइनो ग्रुप, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन इन एसिडिक मीडियम। इट मे बी एम्फेसाइज्ड हाउएवर दैट द आयन जो है आपका सेकंड वाला और थर्ड वाला क्या करते हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपको एज किस में बताई जा रही है, डायपोलर आयन को सजेस्ट कर रही हैं आपकी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम एक एक्वस सॉल्यूशन ले अमाइनो एसिड का, तो वो क्या करेगा, एक इक्विलिब्रियम में होगा, किसके बीच में, बिटवीन द डायपोलर आयन
एंड द अनायनिक एंड कैटायनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब एक तरीके से ये आपका क्या है, डायपोलर आयन है। आपको पता है इसमें एसिडिक और बेसिक सेम स्ट्रेंथ में प्रोड्यूस है, आपके सेम स्ट्रेंथ में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, डायपोलर आयन है आपका। तो आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर भी जाएगा इक्विलिब्रियम में, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के, और जो आपके इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो डिपेंड करती है सॉल्यूशन के पीएच पे, वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, या फिर वो कितना न्यूट्रल है। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रांगली एसिड है तो उसकी पीएच क्या होगी, पीएच तो आपको पता होगा क्या होता है। तो चलो आप मुझे पीएच की एक तरीके से पी क्या है, एच क्या है, ये चीज़ भी बताओगे, फुल फॉर्म भी बताओगे और इसकी डेफिनेशन भी बताओगे, हाउ इट वर्क्स, और जो इसकी स्केलिंग होती है वो कितने से कितने तक होती है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप मुझे पीएच इंडिकेटर की बताओगे। तो यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ इस चीज़ को, आप एक बार करो इस चीज़ को खुद से। पीएच की जब आपको पता लग जाएगी तो जब आप यहाँ पर ये लाइंस पढ़ोगे आपको सारी की सारी चीज़ समझ में अपने आप आ जाएगी। एक तरीके से थोड़ा सा हल्का सा बताती हूँ कि अगर सॉल्यूशन आपका स्ट्रांगली एसिड है तो पीएच क्या होगी, लो होगी आपकी। और अगर आपका बेसिक नेचर ज़्यादा है सॉल्यूशन का तो क्या होगी, पीएच ज़्यादा होगी, पीएच हाई होगी आपकी। और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल में है तो क्या होगा, आपका जो पीएच है वो बीच में होगी, ना तो हाई होगी ना लो होगी। तो एक मैं पोजीशन की बात करती हूँ, एक सिचुएशन की बात करती हूँ आपके सामने। एट सम इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू, इंटरमीडिएट ये वाली पीएच वैल्यू की अगर मैं इंटरमीडिएट वैल्यू बात करूँ तो ये आपकी 1 वाली आती है, डायपोलर आयन वाली आती है। तो अगर इसके साथ में जो इक्विलिब्रियम में आपके सेकंड वाला और थर्ड वाला आता है, ये ज़्यादा हो और ये दोनों कम हो अमाउंट में एक तरीके से किसी एक सिचुएशन पे, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक। मतलब दिस पीएच इज़ नॉन एज आइसो इलेक्ट्रिक। एक ऐसा इक्विलिब्रियम लगा लो या एक ऐसा सिचुएशन लगा लो जिसमें ये वाली तो ज़्यादा हो सिचुएशन, ए वाली जो है मतलब 1 वाली डायपोलर आयन वाली, बट कॉरस्पॉन्डिंग आपकी अनायनिक फॉर्म और कैटायनिक फॉर्म क्या हो, मिनिमम हो या फिर इक्वल टू ईच अदर हो। तो ऐसे पीएच को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, PI। सो आपका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है अमाइनो एसिड्स का वो डिपेंड कर रहा है स्ट्रक्चर पे एक तरीके से। अगर स्ट्रक्चर में एसिडिटी ज़्यादा है आपको शो हो रही है तो उसकी पीएच आपकी लो होगी। अगर आपकी बेसिसिटी ज़्यादा है तो पीएच क्या होगी, हाई होगी। तो आपका अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूँ फॉर इंस्टेंस, तो इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, पीएच पे 6.1। तो ये क्या है, मतलब एक तरीके से एसिडिक में आपको पीएच की वैल्यू पता है कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये वाली कहाँ लाया करती है आपकी, लेट मी नो इन द कमेंट। आपको मुझे ग्लाइसिन और एलेनाइन के पीएच के बारे में बताना है कि ये किस तरह से काम करेगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इनका कितना होगा, पीएच वैल्यू इनकी क्या होगी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। वो तो थे आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर मैं बात करूं आपके डायअमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो इसमें आपको बताना है मुझे लाइसिन और आर्जिनाइन का। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा पता लगेंगी। अब देखो एक तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये आप अब खुद पढ़ोगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे बताना।